नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, यानी किसी द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, यानी द्रव का गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। उसके तहत वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वाष्पीकरण का तापमान और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपने अध्ययन किया था। आज हम वाष्पीकरण के कुछ दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है वाष्पीकरण के कारण शीतलता। हमारा मुख्य टॉपिक है आज का वाष्पीकरण के कारण शीतलता। शीतलता यानी जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ के आसपास का एटमॉस्फेयर या जिस सतह पर वो होता है वाष्पीकरण, वहाँ थोड़ा सा तापमान डाउन हो जाता है। इसके तहत सबसे पहला उदाहरण आप पढ़ते हो वाष्पीकरण के कारण शीतलता का। हाथ पर पेट्रोल या अल्कोहल का गिरना। जब अपने हाथ पर आप थोड़ा सा पेट्रोल या अल्कोहल गिरा लेते हैं या नेल पॉलिश रिमूवर गिरा लेते हैं जो एसीटोन होता है, तो जहां पर वो गिरता है वहां तेजी से आपको ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जैसे ही ये द्रव आपके त्वचा के संपर्क में आते हैं, ये तेजी से आपके त्वचा की ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और वाष्प में बदलने लगते हैं। यानी इनके वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है और ये द्रव से वाष्प में बदलते हैं, जिसकी वजह से ये आपके शरीर का या उस सतह का तापमान अवशोषित कर लेते हैं, जिससे उस सतह का तापमान कम हो जाता है और आपको ठंडक महसूस होने लगती है। अगर ये वाष्प में बदलते हैं तभी आपको ठंडक महसूस होगी, अगर ये वाष्प में नहीं बदलेंगे तो ठंडक महसूस नहीं होगी। तो हाथ पर पेट्रोल या अल्कोहल या एसीटोन के गिरने से आपको ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो वाष्पीकरण का। गर्मियों में सूती वस्तुओं द्वारा ठंडक महसूस होना। ऐसा इसलिए होता है कि सूती वस्त्र आपके शरीर से निकलने वाले पसीने को अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने से बाहरी वातावरण के संपर्क में आए वस्त्र से पसीना जल्दी से वाष्पित होने लगता है। जब पसीना वाष्पित होता है तो ये वाष्पीकरण के कारण वहाँ के आसपास के तापमान को अवशोषित करता है, जिससे वह उस सतह का तापमान कम हो जाता है और आपको ठंडक महसूस होती है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था कि सूती कपड़े गर्मियों में पहनते हैं। गर्मियों में सूती कपड़े के पहनने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, जिससे आपको ठंडक महसूस होती रहती है और आराम मिलता है। तीसरा एग्जाम्पल है आपका कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल या बर्फ के गिलास के बाहरी सतह पर पानी के बूंदों का जमना। यानी अगला एग्जाम्पल है बर्फ के गिलास के बाहरी सतह पर पानी के बूंदों का जमना। यानी कि बर्फ के जिस गिलास में बर्फ की पानी रखी हो या कोल्ड ड्रिंक रखा हो, उस गिलास के बाहरी सतह पर पानी की बूंदें जम जाती हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जैसे ही अंदर बर्फ रखा रहता है, उस बर्फ के वाष्पीकरण के कारण या बर्फ के द्रवित होने के कारण वो सतह का तापमान यानी गिलास का तापमान कम हो जाता है, और गिलास के तापमान के कम होने से वहाँ पर वायुमंडल में या वायु में उपस्थित जो नमी है, जो जल की बूंदें हैं, उनका तापमान कम हो जाता है और वो बूंदें संघनित होकर
वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में एक परिवर्तित हो जाती है और वो आपके गिलास के सतह के ऊपर जम जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया या फिर ये बर्फ के गिलास में गिलास में बर्फ को रखने पर उसके आसपास का तापमान डाउन होगा और जो वाष्प अवस्था में है जल की बूंदें हैं वो संघनित होकर वापस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, तो वहाँ भी तापमान डाउन होता है। और चौथा एग्जाम्पल है मिट्टी के बर्तनों में पानी का ठंडा होना, यानी इसका अगला एग्जाम्पल होगा मिट्टी के बर्तनों में पानी का ठंडा रहना। इसका एग्जाम्पल है, इसका कारण है कि मिट्टी के बर्तनों से पानी की बूंदें रिस रिस करके बाहरी क्षेत्र पे आती रहती हैं। अंदर जब आप पानी रखते हैं, अगर आप किसी धातु के बर्तन में पानी अंदर रखेंगे या प्लास्टिक के बर्तन में पानी अंदर रखेंगे तो पानी अंदर से बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं आएगा और ऐसा ना होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी नहीं और सतह का तापमान कम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं तो वो पानी के बूंदों के रूप में रिस रिस करके बाहरी सतह पर आता रहता है और बाहरी सतह पर आने के कारण पानी के बूंदों का बाहरी सतह पर आने के कारण उसका वाष्पीकरण होता है और मटके का सतह या मिट्टी के बर्तन का सतह ठंडा हो जाता है। तो ये भी एक वाष्पीकरण के कारण ही है। तो वाष्पीकरण के कारण ही मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा रहता है। इस प्रकार वाष्पीकरण के कारण शीतलता के कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण। तो बच्चों, इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है पदार्थ की मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से पहली भौतिक अवस्था को आप ठोस के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरी भौतिक अवस्था को द्रव के नाम से जानते हैं और तीसरी भौतिक अवस्था को गैस कहते हैं। तो पदार्थ की मुख्य 3 भौतिक अवस्थाएं हुई ठोस, द्रव और गैस। परंतु मैं आज आपको बताता हूं कि पदार्थ की एक चौथी और 5वीं अवस्था भी होती है, जिनमें से चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की इस चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। ये परमाणु 2 भागों में बटे होते हैं। इनमें से एक भाग कहलाता है परमाणु का नाभिक, जो परमाणु के केंद्र में बहुत ही छोटे क्षेत्र में केंद्रित रहता है, व्यवस्थित रहता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और एक तीसरा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, जो इसके दूसरे भाग, जो नाभिक के चारों तरफ त्रिविम में चक्कर लगाता रहता है, उसे कहते हैं कोश। यानी कोशों में इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल राउंड करता रहता है। इस तरह से परमाणु को 2 भागों में बांटा गया है, नाभिक और कोश, और इसके पार्टिकल को 3 भागों में बांट दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर की तरफ रहता है और लगातार मोशन में रहता है, यानी लगातार राउंड करता रहता है, चलता रहता है। जब कोई परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस परमाणु पर धनावेश आ जाता है। अब ये धनावेश और ऋणावेश क्या है, हम अगले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो परमाणु पर धनावेश आ जाता है। इस धन आवेश युक्त परमाणु को हम आयन कहते हैं। अब मान लेते हैं कोई एक परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक हुआ और इस नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हैं जो इसके घूमते रहते हैं। जैसे ही बाहर से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अब जो परमाणु बचा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद जो परमाणु बचेगा उसको कह दिया जाएगा आयन, और प्लस ये वाला इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो आयन प्लस इलेक्ट्रॉन 2 पार्ट्स बनते हैं। इसी को सम्मिलित रूप से प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि प्लाज्मा
आयनों और इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आयन और बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन जब मिश्रित रूप से रहते हैं तो प्लाज्मा का निर्माण होता है। इसी प्लाज्मा अवस्था के कारण तारों में और सूर्य में चमक उत्पन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ की एक विशेष अवस्था है प्लाज्मा। ये केवल तारों पर पाया जाता है और ये हमारे सूर्य पर भी पाया जाता है। वहाँ का तापमान इतना ज़्यादा होता है कि अधिक तापमान के कारण ही ये परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, परमाणु टूट जाते हैं और टूटने के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों और टूटे हुए परमाणु अर्थात आयनों का मिश्रण बनता है और वही मिश्रण प्लाज्मा कहलाता है। इस प्लाज्मा में एक अत्यधिक चमक होती है। उनके गैस की अवस्था के आधार पर इसका रंग अलग अलग होता है। हालांकि इस प्लाज्मा को पृथ्वी पर भी पाया जा सकता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब, यानी कि कई बड़ी दुकानों में देखा होगा आपने या कई घरों में देखा होगा कि फ्लोर में ऊपर की तरफ एक ट्यूबलाइट लगा दिया जाता है जो सीलिंग में सेट हो जाता है, और या फिर नियॉन बल्ब। इन दोनों में भी प्लाज्मा को क्रिएट किया जाता है। उसमें पहले से नियॉन गैस या अन्य कोई गैस भरी रहती है और उस गैस में जब हाई वोल्टेज पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गैस आयनों और इलेक्ट्रॉनों में टूट जाता है और जिससे प्लाज्मा बनता है और उसी प्लाज्मा के कारण चमक उत्पन्न होती है और उस चमक से प्रकाश दिखाई देता है और हम कहते हैं कि बल्ब जलने लगा है। तो प्लाज्मा पदार्थ की एक चौथी अवस्था है। तो बच्चों, पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि तीन ठोस, द्रव और गैस मुख्य हैं। उसके अलावा अभी भी हमने बात की प्लाज्मा के बारे में और अब हम पदार्थ की अंतिम अवस्था जिसको कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट BES के बारे में जानते हैं। भारतीय मूल वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी खोज की। वास्तव में इसकी नींव इस सदी के या इस अभी तक के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक आइंस्टाइन ने रखी थी। आइंस्टाइन ने पदार्थ के एक पांचवी अवस्था के बारे में भविष्यवाणी किया था। उन्होंने बताया था कि एक पांचवें प्रकार की ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा के अलावा पांचवें प्रकार की कोई अवस्था भी पदार्थ की होगी जिसकी खोज अभी नहीं हुई थी। उसी सिद्धांत को लेकर के हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने अध्ययन किया। उन्हें सफलता 1920 में मिली। 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया कि पदार्थ की एक पांचवी अवस्था भी होती है। चूंकि आइंस्टाइन उस समय के सबसे महान वैज्ञानिकों में से थे और बोस ने खोज किया था, इन्हीं के सिद्धांत पर कार्य किया था, इसीलिए इस अवस्था का नाम ही रख दिया गया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस सिद्धांत के आधार पर अमेरिका के यानी कि 2001 में अमेरिका के 4 वैज्ञानिक एरिक ए कार्नेल, उसके बाद डल्फ गैंग, कैटरले और कार्ल ई वेमैन, ये 3 वैज्ञानिक, इन 3 वैज्ञानिकों को 2001 में इस अवस्था की खोज के लिए या इस अवस्था की पुष्टि करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जब गैस को, किसी भी गैस को सामान्य वायुमंडलीय दाब से 1 लाख गुना कम दाब पर, ध्यान रहे बेटा, जो अभी हमारे ऊपर हवा का दबाव लग रहा है, जो वस्तुओं पर हवा का दबाव लग रहा है, उस वस्तुओं पर से लगने वाले हवा के दबाव से 1 लाख गुना कम दाब पर और बहुत ही कम ताप पर जब उस गैस को गर्म किया जाता है तो हमें पदार्थ की एक चौथी अवस्था प्राप्त होती है। गर्म का मतलब ठंडा किया जाता है तो पदार्थ की पांचवी अवस्था प्राप्त होती है जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं।